So we are discussing the unit number first of the class 10th history, that is the rise of nationalism in Europe. So far we have discussed the French Revolution and the idea of the nation. We have also discussed the making of nationalism in Europe, and then we went on to discuss the aristocracy and the new middle class, and then it was what did liberal nationalism stand for. So recently we were discussing the new conservation after 1815, and today we are supposed to discuss the revolutionaries. I think we also discussed the revolutionaries. Today we are going to discuss the age of revolution 1830 to 1848. Is it? So let's start. The age of revolution. अब हमें hold on. The age of revolution. अब हमें पढ़ना है इस यूनिट में कोई ज़माना ऐसा था जो 1830 से लेके 1838 तक था जिसमें कुछ रिवोल्यूशन आया। रिवोल्यूशन का लफ्जी माने जब हम देखते हैं तो इट मीन्स ए चेंज आई। जो सिस्टम एग्जिस्ट वहां पे करता था उस सिस्टम में जो है चेंज आई। वो चेंज क्या थी? वो यूं थी, as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states. हमने कल देखा 1815 के बाद जो है एक बार फिर कंजर्वेटिव्स पावर में आए। नेपोलियन के इख्तिताम के बाद कंजर्वेटिव्स के पास फिर से सरकार आई। हमने देखा फिर से फ्रांस में बोरबान फैमिली पावर में लाई गई। 1850 से लेके 1830 तक ये बखूबी पावर में थे, अच्छे से पावर में थे। लेकिन 1830 के बाद जो है लिबरल्स में कुछ चेंज आई। लिबरल्स एक अलग क्लास था जो कंजर्वेटिव्स के अपोजिट थे, और ये लिबरल्स का एक अलग क्लास बना फिर, और कुछ नेशनलिस्ट्स का भी एक अलग क्लास बना जो फिर उभर कर सामने आए। किस चीज के लिए? रिवोल्यूशन के लिए। और ये खासकर ये रिवोल्यूशन जो चला लिबरलिस्ट का और नेशनलिस्ट का, जैसे लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म भी नाम पड़ा, वो चला खसूसन इटली में और जर्मनी में। ठीक है, जहां पे कौन सा एम्पायर रूल कर रहा था? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर हम मॉडर्न डे तुर्की में देखते हैं कि यहां से, या इसका दूसरा नाम तुर्किश एम्पायर भी है। When the France sneezes, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. हमने कल भी देखा कि मेटरनिच ऑटोमन ये एक फॉरेन मिनिस्टर थे किसके? ऑस्ट्रियन एम्पायर के। ये अपने स्टेटमेंट्स देते थे। इससे पहले इसने अपना स्टेटमेंट जो है इसके खिलाफ दिया था, गिस्पी मैज़ीनी के खिलाफ दिया था कि गिस्पी मैज़ीनी जो है ये जो है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो अब की बार इसने एक और स्टेटमेंट दिया था कि ये ऐसा था स्टेटमेंट कि इसने कहा था जब फ्रांस में खांसी आती है तो पूरे पूरे इसमें ये कोल्ड फैल जाता है, पूरा यूरोप फिर बीमार हो जाता है। तो इट मींस कि अगर कुछ कुछ कोई भी छोटी हो या बड़ी एक्टिविटी फ्रांस में जन्म लेती है तो फिर उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता फैलने में पूरे यूरोप में। तो ऐसा कुछ इस स्टेटमेंट का मतलब था। And evident that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. ये लोगों में अब ये कंसेप्ट कैसे आया, ये फीलिंग कैसे आई कि अब हमें जो है आजादी के लिए लड़ना चाहिए 1830 में? एक्चुअली ये आइडिया इन लोगों को मिला ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस से। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था ये हमें जानना है। ये ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ये ग्रीस में पहले स्टार्ट हुआ था ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, और ये फिर ग्रीस के लोग जो हैं कामयाब भी हुए थे ऑटोमन एम्पायर से अलग निकलने में, अलग होने में, अलग एक नेशन स्टेट क्रिएट करने में। कौन हुए थे कामयाब? ग्रीस। ग्रीस तो जो है अलग हो गया, कामयाब हो गया नेशन स्टेट क्रिएट करने में, और इसी ग्रीस से जो है बाकी लोगों को, यानी कि बाकी एरियाज को, बाकी जो लेटर ऑन कंट्रीज में कन्वर्ट हो गए, नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए, उनको आइडिया आया कि अब हमें जो है ये जो इतना बड़ा एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर से आजाद हो गया ग्रीस, कामयाब हो गया आजादी लेने में, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो वहीं से ये लिबरल्स और नेशनलिस्ट्स में एक फीलिंग आई, नेशनलिस्ट फीलिंग आई कि हम भी आजाद हो सकते हैं। ये पर्टिकुलरली पहले ये फीलिंग किन लोगों में आई? वो था एडुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप, यानी कि वो क्लास जो था या वो कैटेगरी जो लोगों की थी जिनके दिलों में और दिमागों में ये कंसेप्ट उभर कर सामने आया कि अब हमें जो है आजादी मिल सकती है, जैसे ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से मिली। वो तबका जो है खसूसन एडुकेटेड तबका था, पढ़े लिखे लोग थे। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। अब जो ग्रीस की अगर हम बात करेंगे, अभी हम 1830 की बात कर रहे हैं, इट मींस
ये तकरीबन तकरीबन 300 साल 300 ईयर्स पहले की बात है, जब 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी मींस 1400 अबव, तो तब से लेके जो है ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। इट मींस ग्रीस पे जो है एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। और अब जब हम बात करें 1830s की, 1848 की, इस दौर में जो है ग्रीस आजाद हुआ था इस ऑटोमन एम्पायर से। Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. तो अब ग्रीस की यहाँ पे एक पर्टिकुलर बात हम करेंगे, ग्रीस की यहाँ पे हम बात करेंगे। ग्रीस की एक स्पेशलाइजेशन ये थी कि ग्रीस का एक अपना अलग कल्चर था, स्पेसिफिक कल्चर था, और वो ग्रीक कल्चर जो है बहुत ही ज्यादा नुमाया था। और इस ग्रीक कल्चर के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट लोगों के पास भी, या डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट रीजन्स के जो लोग थे, उन लोगों का भी इस ग्रीक कल्चर के लिए बहुत ज्यादा रिगार्ड था। यानी कि वो इस ग्रीक कल्चर को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे और वो अपने एंड से फिर सपोर्ट करते थे। अभी हम कह रहे हैं कि अभी जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला जो है, इसको पाकिस्तान भी सपोर्ट कराया, डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज जो है वो भी इनको सपोर्ट करे, क्योंकि उनमें कोई चीज जो है वो जोड़ के रख रही है इन लोगों को, इन कंट्रीज को जोड़ के रख रही है। तो ऐसा ही कुछ ग्रीक कल्चर था जो अपने साथ बाकी डिफरेंट रीजन्स या पॉलिटिकल यूनिट्स के लोगों को अपने साथ जोड़ के रख रहा था, और वही लोग फिर सपोर्ट कर रहे थे ग्रीक कल्चर को, ग्रीक सिविलाइजेशन को, और ग्रीक को आजाद करने के लिए ऑटोमन एम्पायर से। ये सपोर्ट किस तरीके का था? ये सपोर्ट यूजुअली पढ़े लिखे लोग जो थे बाकी कंट्रीज से, वो अपने कंट्रीज में आर्टिकल्स पब्लिश करते थे, या अपने कंट्रीज में, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यूएसए में डिफरेंट प्रोटेस्ट्स होते हैं, तो ऐसे ही बाकी लोग भी प्रोटेस्ट्स कर रहे थे या आर्टिकल्स लिख रहे थे कि ग्रीस को है आजाद करना चाहिए। तो ये था जमाना 1830 से लेके 1848 तक। इसमें हमने पर्टिकुलरली देखा जो है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक जंग छेड़ी गई ग्रीस की तरफ से, और फाइनली ग्रीक आजाद हो गया। और ग्रीक आजाद होने के बाद जो है इटली की बात हम करेंगे, जर्मनी की बात हम करेंगे, जर्मन और इटालियन में भी एक फीलिंग आई, एक एक पावर आया उनमें भी लड़ने का इस मोनार्की सिस्टम के खिलाफ। तो आगे देखेंगे हम कैसे और बाकी लोग भी, अब एडुकेटेड लोगों के अलावा भी बाकी लोग जो हैं तैयार हो गए इस चीज को हासिल करने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए। नाउ वी हैव द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन मुझे अभी याद आ रहा है कि ये हमने पढ़ा था, ये इट्स अ कल्चरल मूवमेंट। यानी कि अब हमने देखा, आगे हम देखेंगे क्या हमेशा एक कौम को, इस कौम की आर्मी ही आजाद करती है कि बाकी लोग भी इस कौम को आजाद करते हैं। अभी हम इंडिया की अलग बात करेंगे। इंडिया का एक अपना कल्चर है। जब 1947 से पहले यहाँ पे अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों का अपना कल्चर था, तो तब जाके एक सीधी साफ तरीके से एक डिफरेंस नजर आती थी इंग्लैंड के लोगों में और इंडिया के लोगों में। वो ये था कि कल्चर से हमें पता चलता था कि इंडिया के लोग कौन है और इंग्लैंड के लोग कौन है, क्योंकि उनका एक अपना कल्चर था और इनका एक अपना कल्चर था। तो ये कल्चर हम देखेंगे अब कि कल्चर कैसे लोगों में एक ऐसी फीलिंग क्रिएट कर रहा है जिस फीलिंग से उनको अपने कौम के हवाले से पैट्रियटिज्म क्रिएट होता है, लव क्रिएट होता है। तो ऐसा ही कुछ मोमेंट चला पूरे यूरोप में, जिसमें लोगों में एक जज्बा आ गया। ना वो आर्मी थी, ना वो गन की बेसिस पे वो जज्बा आया, ना वो स्पीच की बेसिस पे वो जज्बा आया, बल्कि कुछ अलग चीज थी जिसके बेसिस पे लोगों में जज्बा आया नेशनल फीलिंग्स का, कौम बनाने का, आजाद कौम बनाने का, नेशन स्टेट्स बनाने का, मोनार्की ऑटोक्रेसी से अलग निकलने का। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशंस। अगर हम बात करेंगे नेशनलिज्म की, बोल रहा है कि हमेशा कौम जंग जीतने से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं बनाया जा सकता, बल्कि कुछ चीज और भी है जिससे कौम बन सकता है। अभी हम बोल रहे हैं जैसे कि किसी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम बोल रहे हैं इस फैमिली में अभी जो है एतमाद की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है। अगर जो हम यूनिटी वर्ड को देखेंगे तो ये यूनिटी वर्ड असल में कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं होता है, इसकी कोई फिजिकल एट्रीब्यूशन ही नहीं है। लेकिन जब हम इस यूनिटी वर्ड को अप्लाई करते हैं तो ये एक किस्म का बॉन्ड क्रिएट करता है, एक किस्म की फीलिंग क्रिएट करता है, एक किस्म का एक कनेक्शन क्रिएट करता है, जिस फीलिंग से, जिस कनेक्शन से फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट जो है खत्म होता है। ऐसे ही अगर हम इस इमेजिनेशन को, इस फीलिंग को एक कौम पे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कौम बनेगा, और ऐसे कौम बने भी हैं पूरे पास्ट में हम देखेंगे अभी कि कैसे ऐसे कौम बने हैं। या यूजुअली हम कहते हैं, कश्मीर में एक कहावत है कि कहां रोमस गांव। जब हम
कोऑपरेशन में रहेंगे तो उस कोऑपरेशन से जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम जो होगा हासिल करने के लिए वो इजी हो जाता है फिर। तो ऐसा ही कुछ इटली और जर्मन में चला, जिसे हम रोमांटिक इमेजिनेशन कहते हैं, जिससे नेशनल फीलिंग्स लोगों में आई और जो फिर तैयार हुए अपना अलग सेपरेट नेशन स्टेट बनाने के लिए। Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express any shaped nationalist feelings. पॉइंट नंबर 2 हमें बोल रहा है कि कल्चर ने भी एक अपना अहम किरदार अदा किया कि लोगों में जो है नेशन का कंसेप्ट वो डाले। आर्ट एंड पोइट्री ने भी कुछ ऐसा ही कमाल किया, म्यूजिक ने भी ऐसा ही कमाल किया। हम अभी बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर का एक अपना अलग कल्चर है, एक अपनी अलग लैंग्वेज है, एक अपना अलग ड्रेस है, एक अपना अलग सेंस है। जिस सेंस से जिस 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 बेसिस पे इस कल्चर से जो है बाकी लोगों से हम अलग रहते हैं। हम देखेंगे हमारा अपना एक पोइट्री का सिस्टम है, हमारी अपनी एक स्टोरीज है, हमारा अपना अपना एक म्यूजिक सिस्टम है, जिसको हम कश्मीर में छकरन रुफ बोलते हैं। तो ऐसा ही अगर हम इन चीजों को जिंदा रखेंगे, जैसे कि अभी आए दिन एक बर्निंग टॉपिक जो है, एक बर्निंग इशू जो है डिस्कस होता रहता है टीवी पे भी या पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। वो क्या है कि यूजुअली हमें बोला जाता है कि अपने बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, उनको पहले अपनी मदर टंग दे दीजिए आप। क्यों? क्योंकि इससे इनमें एक अलग फीलिंग आएगी कि ये किस कौम के बच्चे हैं। अगर हम उनको डायरेक्टली पहले से ही इंग्लिश लैंग्वेज देंगे तो हो सकता है उनको अपनी एक फीलिंग ही नहीं आएगी कल, तो हो सकता है उनको एक दूसरी फॉरेन कंट्री की फीलिंग आएगी। तो इन चीजों ने भी बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया एक इटली या पूरे यूरोप को आजाद करने के लिए। रोमांटिक मोमेंट जो चला, इसमें जो नेशनलिस्ट्स थे जिन्होंने इस या पोएट्स थे या आर्टिस्ट्स थे जिन्होंने इस चीज में हिस्सा लिया, या म्यूजिशियंस थे जिन्होंने इस चीज में हिस्सा लिया, इन्होंने कहा पहले हम अपना सिस्टम ठीक करेंगे। हमारा कल्चर क्या है, हम उस अपने कल्चर को पहले पकड़ लेंगे। हमारी लैंग्वेज क्या है, हम अपनी लैंग्वेज को पहले पकड़ लेंगे। अगर हमारी लैंग्वेज पॉलिश है, हम रशियन क्यों बोले? अगर हमारी इटालियन है, हम जर्मन क्यों बोले? जो भी हमारी लैंग्वेज है, हम उस लैंग्वेज को पहले ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। जब हम अपने आप को खुद ही रिस्पेक्ट करेंगे तब जाके दूसरे लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसमें जो है आर्टिस्ट जो या पोइट या जो है म्यूजिशियंस या बाकी डिफरेंट आर्टिस्ट जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा अहम रोल अदा किया, जिस बेसिस पे लोगों में इन्होंने अपनी मैसेज जो है फिर बाद में स्प्रेड की। जो आर्टिस्ट था उसने पेंटिंग की, पेंटिंग से अपनी मैसेज आम कॉमन मैसेज में अपनी मैसेज स्प्रेड की। जो पोइट था उसने पोइट्री लिखी, फिर वो पोइट्री आम लोगों तक चली गई, फिर वो आम लोग जो है उस पोइट्री से मुतासिर हुए, उजागर हो गए। फिर जो स्टोरी टेलर था या स्टोरी राइटर था उसने स्टोरीज लिखी, या जो म्यूजिशियन था उसने म्यूजिक प्रोड्यूस किया, जो फिर वो म्यूजिक आम लोगों तक चला गया। और इस म्यूजिक से, इस स्टोरी से, इस पोइट्री या इस आर्ट से जो है लोगों में एक अलग अलग किस्म की फीलिंग आई, जिस चीज को हम रोमांटिक इमेजिनेशन कहते हैं। जब उनमें वो फीलिंग आई तो वो तैयार हो गए, उनमें जज्बा आ गया अपना कौम बनाने का। यूजुअली अभी हम बात करेंगे, अगर कोई छोटा बच्चा है, उसने अच्छे से फ्लुएंसी ली होती है सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज में, यानी कि उर्दू और इंग्लिश में, लेकिन उसके पास अपनी मदर टंग नहीं है। लेटर ऑन जब हम उसको अपनी मदर टंग सिखाते हैं तो उसको वो अच्छा लगता है, उसमें उसको एक फीलिंग आती है। तो फिर जब वो कुछ सीखता है तो फिर वो बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करता है, उसको एक लव आ जाता है, उसको एक फीलिंग आती है अपने कौम की। फिर उसको वो फीलिंग्स फील होता है कि मैंने अपनी लैंग्वेज को क्यों छोड़ा था। तो ऐसा ही कुछ पूरे यूरोप में था, लोगों ने अपना कल्चर छोड़ दिया था, अपनी पोएट्री छोड़ दी थी, अपना आर्ट छोड़ दिया था, और इस चीज को फिर से जिंदा किया गया, और इसी से एक अलग किस्म की फीलिंग आई, जिस फीलिंग ने एंड पे नेशन स्टेट्स क्रिएट करने में हेल्प की। पॉइंट नंबर 3, let's look at romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of national sentiments. रोमांटिसिज्म अगर अब हम देखेंगे, इस रोमांटिसिज्म में ना कोई गन यूज हुआ, ना कोई बारूद यूज हो गया, ना कोई तोप यूज हो गया, बल्कि एक कलम और एक
छोटे जो भी इस चीज के लिए दरकार थे अपने डिफरेंट लोगों के लिए, चाहे वो स्टोरी टेलर हो, पोइट हो, आर्टिस्ट हो, उन्होंने वो चीज यूज किए और विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट कियोस, विदाउट कंफ्यूजन या विदाउट लड़ाई झगड़ा कोई भी चीज यूज नहीं किया, बल्कि अलग तरीके से इन्होंने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स लोगों में क्रिएट किए। Romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, institutions, and mystical feelings. ये जो romantic artists थे, romantic artists here we mean the different artists, the different poet, the different storytellers, or the different musicians. इन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया? इन्होंने इंसान की इमोशंस पे ध्यान दिया, इंसान क्या फील करता है, इंसान क्या सोचता है, न कि इस पे कि साइंस क्या बोल रहा है, रीजन क्या बोल रहा है, लॉजिक क्या बोल रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना 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 म्यून दिल छु वनान, मेरा दिल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो अलग किस्म की एक फीलिंग है। अगर हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे मार्क पेपर्स किए, अच्छे पेपर्स किए, आई एम एक्सपेक्टिंग 95%, इट मींस इट्स अ लॉजिक, इट्स अ रीजन, इट्स अ साइंस। कभी कभार ऐसा होता है मेरा दिल कह रहा है कि बस पास, ये मेरी इमोशंस है। तो इन्हीं इमोशंस को इन्होंने अहमियत दी, रोमांटिक आर्टिस्ट्स ने इन्हीं इमोशंस को अहमियत दी। इन्होंने कहा जब हम एक इंसान की इमोशंस की कदर करेंगे तब जाके वो कौम को वापस कुछ दे सकता है। इंस्टीट्यूशंस, जो अपने कौम के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इनको, एंड मिस्टिकल फीलिंग्स हम यूजुअली बोलते हैं किसी मिथ को या किसी बिलीफ को। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर इस बाबा ऋषि गसो पत करो तक इत पढ़ें तो इट्स माई बिलीफ कि फिर वो चीज हो जाएगा। तो जो भी तब जाके पूरे यूरोप में लोगों के बिलीफ्स थे या मिथ्स थे, इन्होंने इन चीजों की कदर की। इन्होंने कहा कि ना, इन चीजों में इनका भरोसा है, विश्वास है, इनको इन चीजों पे ही भरोसा करने देते हैं, हो सकता है इनका ये भरोसा हमें काम आ जाए। Other romantics were through folk songs, folk poetry, folk dances, that the true spirit of the nation. Folk की हम बात करेंगे, folk हो गए usually pertaining to the inhabitants of a land. जब हम folk की लफ्जी definition देखते हैं, it means the थिंक pertaining to the inhabitants of a land. चाहे हम फिर फोक सॉन्ग की बात करेंगे, फोक सॉन्ग हो गया जैसे हम यहाँ पे कश्मीर में छकर एंड रुख बोलते हैं, फोक पोइट्री हो गया हमारा अपना कलाम, फोक डांस हो गया हमारा अपना डांस जो हम यहाँ पे करते हैं। तो वैसे ही फोक जहां पे भी लगे, जिस कौम की हम बात करते होते हैं, ये फोक पोइट्री सॉन्ग्स या डांस उसी कौम के रिलेटेड होता है, जो उनका अपना रीजनल डांस, पोइट्री या सॉन्ग सिस्टम होगा। तो इन्होंने कहा, रोमांटिक्स ने कहा या रोमांटिक आर्टिस्ट्स ने क्या काम किया, इन्होंने इसी थ्रू काम चलाना शुरू कर दिया। इन्होंने फोक सॉन्ग्स को फिर से जिंदा कर दिया, फोक पोइट्री को, पुरानी पोइट्री लेके आए, पुराने डांस सिस्टम लेके आए जो अब नए जनरेशन के लोग भूल गए थे। तो इन्होंने इसको रिवाइव किया और इस रिवाइव करने से जो है नए लोगों में पुरानी फीलिंग्स, अपने पुराने बाप अजदादों की या एंसेस्टर्स की फीलिंग्स वापस आई, जिससे वो तैयार हो गए अपने बाप दादों का कौम लेने में। ठीक है, next point number 6, national feelings were kept alive through music and language. अब इसी चीज से जो है अपने कौम की कौम के वो जज्बात लोगों में जिंदा थे। जैसे कि हम अभी बात करेंगे, हम बोल रहे हैं जब हम कश्मीरी म्यूजिक सुनते हैं तो हमें जब हम 2020 में कश्मीरी म्यूजिक सुनते हैं तो हमें डेफिनेटली वही जमाना याद आता है जब वो सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ होता है। तो ये इस सॉन्ग की एक खासियत है, ये एक म्यूजिक की एक खासियत है। अगर हम अभी कोई फारसी पढ़ेगा तो हमें डेफिनेटली वही जमाना याद आएगा, क्योंकि हमारे फादर्स या एंसेस्टर्स जब पढ़ते थे उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तब जाके फारसी था। तो अगर आज हमारा बाप या आज हमारे एंसेस्टर्स में कोई फारसी पर्शियन लैंग्वेज यूज करता है तो हमें याद आ रहा है कि ये भी एक जमाना था जब हमारे एंसेस्टर्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर्शियन यूज किया करते थे, तो हमें पास्ट याद आता है। तो ऐसा ही कुछ अगर हम आज पर्शियन अब यूज करेंगे, पर्शियन को फिर से रिवाइव करेंगे, तो हो सकता है डेफिनेटली हमें अपने पास्ट की फीलिंग्स फिर से वापस आएंगी। पॉइंट नंबर 7 को Karol Korpinski celebrated the national struggles through his operas and music. Opera एक किस्म का म्यूजिक है जो वेस्टर्न कंट्रीज में सुना जाता है, and turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. ये डांसेस का नाम है Polonaise and Mazurka। तो इन्होंने इसको अब नेशनल सिंबल बनाया। जैसे कि हमारा यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा टाइगर है या नेटराज है या डिफरेंट पर्सनिफिकेशंस की गई है हमारे कौम को बनाने के लिए, तो उनसे एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए। ऐसा ही कुछ तब जाके यूरोप में भी हुआ। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो लैंग्वेज ने भी जो है बहुत ज्यादा अहम रोल अदा
किया कॉम बनाने के लिए। मिसाल मैं दूंगा इस चीज की, अगर अभी हमें हमें यहाँ पे फॉरेन एक्सपेंशन होगी, हमें यहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री आएगी, वो हम पे हमला करके, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके हमारे यहाँ पे जबरदस्ती अपने रूल्स रेगुलेशंस या अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन थोपेंगे। अगर उन्होंने उस चीज में डिसाइड किया कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश में ही बात करना है, बोलना है, तो इट मीन्स हम पे इंग्लिश अब जो है थोपी गई। तब जाके हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं जब हम कश्मीरी लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज उनके कहने पे यूज करते हैं तो डेफिनेटली वी आर सपोर्टिंग देम। अगर हम लैंग्वेज अपनी यूज कर रहे हैं, मदर टंग अपनी यूज कर रहे हैं, अपनी कश्मीरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो है लैंग्वेज हमारे लिए नेशन क्रिएट करने के लिए एक अहम रोल अदा कर रहा है। तो ऐसा ही यूरोप में हुआ। डिफरेंट रशियंस तब जाके बहुत ज्यादा पावरफुल थे, रशियंस ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था। या हमने कुछ 4 कंट्रीज का नाम कल भी पढ़ा था कि 4 कंट्रीज जो है उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, फिर वो अपनी लैंग्वेज वहां पे अप्लाई कर रहे थे। या आगे भी आप देखेंगे कि रशिया ने कैसे डिफरेंट कंट्रीज पे अपनी रशियन लैंग्वेज जो है जबरदस्ती, ये नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। Point 8, language too played an important role in developing national sentiments. Point 9, Russian language was imposed everywhere. तब जाके रशिया का बहुत ज्यादा दबदबा था। तो रशियन लैंग्वेज जो है हर जगह पे इम्पोज की गई थी कि जो भी काम शाम होगा अब वो जो है रशियन लैंग्वेज में होगा। ऑफिशियल काम, रीजनल काम, जो भी काम होगा, बात करना हो तो रशियन लैंग्वेज में करे, कहीं पे बोर्ड होगा, साइन बोर्ड होगा, वो भी रशियन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। सारा कुछ काम जो है रशियन लैंग्वेज में हो जाएगा। तो इट मीन्स कि रशियन लैंग्वेज अब ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में अप्लाई की गई थी, इम्पोज की गई थी। लेकिन तब जो डिफरेंट कंट्रीज रशियन लैंग्वेज को अपोज कर रहे थे, उन्होंने ऑटोमेटिकली अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज की, जिससे रशियन लैंग्वेज को एक दचका लगा। तो वो भी सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट करने में हेल्पफुल हो गई और नेशनल सेंटिमेंट्स क्रिएट करने में हेल्पफुल साबित हो गई। पॉइंट नंबर 10, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. पोलैंड पे हम ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया गया था। पोलैंड की क्लर्जी क्लास जो थी, उन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज की ताकि वो रशियन लैंग्वेज को जो है प्रोटेस्ट कर सके। तो वो एंड पे कामयाब भी हो गए। As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by their Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russians. तो पोलैंड के जो स्कूल्स थे उनमें भी कहा गया था कि जो स्कूल्स में बच्चे हैं उनको रशियन लैंग्वेज में पढ़ाइए। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया था पोलैंड में। तो फिर पोलैंड के बड़े बड़े प्रीस्ट्स या बिशॉप्स जो थे, इस क्लर्जी खानदान के लोग थे, उनको फिर एग्जाइल किया गया था, इस पोलैंड से बाहर फेंका गया था। क्यों? क्योंकि वो रशियन गवर्नमेंट को रिफ्यूज कर रहे थे रशियन लैंग्वेज जो है इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, अब हमें देखना है ये क्या था। तो 1830s की बात स्टार्ट होती है। 1830 से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। 1830s वर अ ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ये वो जमाना था 1830s में जब पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा हार्डशिप्स थी, सख्ती थी लोगों में, गरीबी थी लोगों में, खाने के लिए फूड नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। क्यों? उसके लिए हम रीजंस आगे जाके पढ़ेंगे। Point number 2, the first half of the 19th century saw an enormous increase in population. 19th century का पहला हाफ, it means 1830s 1850 तक, इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया पूरे यूरोप की पॉपुलेशन में। इट मीन्स अगर किसी फैमिली में 3 बंदे थे, वो फैमिली 7 बंदों की हो गई। इट मीन्स बहुत ज्यादा इजाफा हो गया पूरे यूरोप में। इस पॉपुलेशन इरोजन से क्या काम हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या चीज हो गई? इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। तो अब जो है बेरोजगार भी बहुत ज्यादा हो गए। इट मीन्स अगर पहले एक खानदान में एक बंदा बेरोजगार था, अब इसी खानदान में 3 लोग बेरोजगार पड़ गए। तो बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा हो गई। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से पहला ही क्या नेगेटिव इफेक्ट इस चीज का हो गया, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा हो गई। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। सिटीज में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन थी। क्यों? क्योंकि तब जाके जो है 1830s की बात जो है, इन दिनों खाली सिटीज में जॉब मिलना इजी था। रूरल एरियाज में तब जाके इजीली जॉब्स जो है एक्सेसिबल नहीं थे। तो लोग फिर माइग्रेशन करते थे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज तक। क्यों? ताकि उनको वहां पे जॉब मिले। तो जब वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज तक माइग्रेशन करते थे, तो उनको फौरन वहां पे जॉब नहीं मिलता था। तो रिजल्ट क्या होता था कि इनको फिर जो शिफ्ट करते थे, जो माइग्रेशन करते थे, इनको फिर ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहना पड़ता था। स्लम्स मतलब इनको अनहाइजीनिक जगहों पे रहना पड़ता था, जहाँ पे यूजुअली ये अनहाइजीनिक जगह जो थे, ये यूजुअली या तो ब्रिड्स के नीचे थे या तो कहीं और रोड साइड पे रहते थे
फिर ये लोग जिनको जॉब नहीं मिलती थी। फूड शॉर्टेज जो है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। इस फूड शॉर्टेज से जब एक फैमिली में पहले 3 बंदे थे, फादर फैमिली हेड जो है इजीली खर्चा एफोर्ड कर सकता था, फिर यही फैमिली 7 लोगों की हो गई, तो अब जो है फैमिली हेड के लिए भी मुश्किल हो गया अपनी फैमिली के लिए फूड अरेंज करना। इट मीन्स फूड स्कैर्सिटी हो गई थी। अब एक तरफ से फूड शॉर्टेज हुआ था, फूड स्कैर्सिटी हुई थी, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई थी। अब इन लोगों में रहा नहीं गया था, मतलब ये लोग अब कंट्रोल हुए थे, अब ये कंट्रोल से बाहर हुए थे। अब उन्होंने कहा ना बहुत ज्यादा हो गया, एनफ इज एनफ नाउ, अब हमें सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए जो हमें जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, जो हमें फूड प्रोवाइड नहीं कर रही है। इट मीन्स कि अगर हम अभी मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं इस चीज की पॉइंट नंबर 5 की एग्जांपल दूंगा, अगर हमारे यहाँ पे राशन डिपोज पे 1 महीने 2 महीने के लिए राशन नहीं आएगा, तीसरे महीने डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि फूड शॉर्टेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ पेरिस में भी हुआ, और रिजल्ट क्या हुआ? पेरिस के लोग जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया फ्रांस पेरिस गवर्नमेंट के लिए, पेरिस गवर्नमेंट के खिलाफ। तो पेरिस में जब प्रोटेस्ट्स हो गए, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। तो फिर नेशनल असेंबली ने इस प्रोटेस्ट के बाद एक कांग्रेस मीटिंग की, और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ऑल एडल्ट्स नाउ, जो भी अब मेल लोग हैं, पहले तो मेल्स को वोट डालने का हक दिया गया था खाली उन मेल्स को जो प्रॉपर्टी ओन करते थे। अब ये डिसीजन जो है रिवाइज किया गया। डिसीजन क्या हुआ? अब जो भी मेल लोग हैं, जो भी मेल्स हैं अबव 21, उनको हम राइट टू वोट देते हैं, प्लस इनको राइट टू वर्क देते हैं। इट मींस अब ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, जो भी बंदा अबव 21 होगा उसको हम कहीं ना कहीं से जॉब देंगे। ऐसे ही एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे हमारे एमजी नरेगा है, तो एमजी नरेगा के तहत भी लोगों को यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा ना हो जाए। So earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders to finished textile. 1845 की बात हम करेंगे तो 1845 में एक अलग तबका था, वीवर्स का तबका था। इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि इनको अपने कॉन्ट्रैक्टर्स जो है रॉ मटेरियल देते थे, उनसे फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड टेक्सटाइल्स डिमांड करते थे। ये काम बखूबी अंजाम देने के बाद भी उनको अपने कॉन्ट्रैक्टर्स पैसे नहीं देते थे, और या तो यूजुअली कम वेजेस देते थे, या तो यूजुअली वेजेस देते ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने भी अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया, या तो हमारी इसमें वेजेस जो है इंक्रीज करो और हमारी वेजेस डेली बेसिस पे दिया करो। तो फिर क्या हुआ? On 4th of June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansions of their contractors demanding higher wages. Mansion का मतलब हो गया ये किला बोले, महल बोले, इन कॉन्ट्रैक्टर्स के मकान पे, घर पे चले गए ऑन 4th of June 1845। 2 बजे का टाइम था, लार्ज क्राउड गैदर हो गया, मार्च उन्होंने किया, चलना शुरू कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स की घर की तरफ। तो जब वो वहां चले गए तो उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा डिमोलिशंस की अपने इन कॉन्ट्रैक्टर्स के मकानों की। इन्होंने वहां पे बिल्कुल वो हल्ला मचा दिया। तो फिर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर्स चले गए, कॉन्ट्रैक्टर्स चले गए, अपने घर छोड़ के, अपने मोहल्ले छोड़ के, अपने गांव छोड़ के, अपना एरिया छोड़ के चले गए जान बचाने के लिए। तो फिर contractors कुछ दिन बाद the contractors fled with his family to a neighboring village which however refused to shelter such a person। अब एक जगह से दूसरी जगह चले गए जान बचाने के लिए, लेकिन दूसरी जगह पे उन्हें शेल्टर नहीं दिया गया, इनको वो पनाह नहीं दी गई। उन्हें वहां पे कहा गया कि नहीं जी, आप अपने गांव, अपने जहां भी जिस एरिया से भी आए हैं वहां वापस चलिए, हम आपको यहाँ पे बैठने नहीं दे सकते, हम आपको यहाँ पे शेल्टर, छुपने की जगह नहीं दे सकते, हम आपको यहाँ पे बैठने नहीं देंगे। तो फिर उनको मजबूरन वापस आना पड़ा। तो कॉन्ट्रैक्टर्स पावरफुल बंदे थे, इनका अपना एक अलग अप्रोच था। तो इन्होंने क्या किया? ही रिटर्नड, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक बंदे की इसने मिसाल दी है, ही रिटर्नड, इसीलिए ही यूज किया गया है। ही रिटर्नड 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेस्टेड द आर्मी। तो 24 घंटे ये कॉन्ट्रैक्टर वापस आता है और ये अपनी पावर की बेसिस पे आर्मी से बातचीत करता है। तो आर्मी से बातचीत करने के बाद क्या है, ये इन वीवर्स पे अटैक करता है वापस। तो ये इस अटैक में 11 वीवर्स को कत्ल करता है।
तो इससे भी जो है फिर पूरे वीवर्स कम्युनिटी में एक अलग फीलिंग डेवलप होती है कि अब हमें हमारे वीवर्स ब्रदर्स को जो है वीवर ब्रदर्स को जो है कत्ल किया गया, तो फिर उन्होंने कहा अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हमें इंसाफ चाहिए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डशिप के बाद द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। मीटिंग में 5 मिनट बाकी हैं अभी। लिबरल्स एक अलग क्लास था, हमने कल भी इस चीज को पढ़ा। लिबरल्स वो क्लास था जो फ्री थे, ओपन थे पॉलिटिकल चेंज के लिए, सोशल चेंज के लिए, जिनकी सोच फ्री थी, जो कोई भी पॉलिटिकल और सोशल चेंज एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यूजुअली ये लिबरल्स जो थे एक एजुकेटेड एलीट क्लास के लोग थे। The poor, unemployment, and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. तो 1848 की क्या बात थी? 1848 में बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, बेरोजगार लोग थे, starving peasants थे जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। 1838 की बात है, ये लोग थे, डिफरेंट लोग थे, गरीब थे, बेरोजगार थे, एंड रिवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। और ये वही जमाना था 1848 में जब एक रिवोल्यूशन चल रहा था, एक मूवमेंट चल रहा था आज़ादी के लिए। वो मूवमेंट कौन चला रहे थे? मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। हमने कल भी बात की, मिडिल क्लास लोगों की, ये बिजनेसमैन थे, ये लॉयर्स थे, ये डॉक्टर्स थे, ये टीचर्स थे, ये इंजीनियर्स थे, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, ये सारे लोग वही थे, उनको मिडिल क्लास कहा जाता था। Men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unifications. दोनों लोग, men and women, जो लिबरल सोच के लोग थे, इन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन किया। कंबाइन करके इन्होंने क्या एक निचोड़ निकाला उन डिमांड्स का? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हमारी कंट्री बननी चाहिए, नेशन स्टेट बनना चाहिए, जहाँ पे पार्लियामेंट होना चाहिए, जहाँ पे नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए, पूरा एक ही कौम होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लैंग्वेज पे नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अलग कल्चर पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा कौम ऐसा होना चाहिए जो पार्लियामेंट बेसिस पे चले, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे चले। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. तो फिर उन्होंने इसी लिबरल क्लास ने क्या काम किया? इन्होंने एक रेफरेंडम क्रिएट किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। वैसे ही जैसे ही 1947 के बाद 1950 तक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मुंतखब की गई, फिर उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ऐसा ही 1848 में इस लिबरल्स ने या मिडिल क्लास लोगों ने जर्मन के लिए, जर्मन कौम के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे कौम का रिप्रेजेंटेटिव जो है, हेड जो है, वो मोनार्की होगा, एक बादशाह होगा, बट सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट समझ आया तो सारा कुछ सारा मसला समझ आया। सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट मींस का मतलब हो गया जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, ही इज सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट चीज डिसाइड करता है, मेजॉरिटी के साथ प्रेसिडेंट को उस चीज पे साइन करना होता है। वैसे ही जर्मन्स के लिए लिबरल्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था कि हमारा यहाँ मोनार्क होगा, बादशाह होगा, जो साइन करेगा, जो चीजें एक्सेप्ट करेगा, वही चीजें जो उसको पार्लियामेंट बोलेगा। Wilhelm IV, king of Prussia, rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. एक बंदा था प्रूशिया से, प्रूशिया का बादशाह था, विल्हम IV इसका नाम था। इसने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। इसने कहा ऐसे चीज में बिलीव नहीं रखता, मैं नहीं मानता कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए, फिर एक मोनार्क होना चाहिए। अगर बादशाह है तो बादशाह ही होना चाहिए, अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट बनाने वाले अलग हैं, मैं उनके साथ नहीं रह सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज को अपोज किया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis, अब जो है प्रूशिया ने सपोर्ट किया अलग चीज के लिए, उन्होंने एरिस्टोक्रेसी के लिए सपोर्ट किया, तो अपोजिशन जो है, इस पार्लियामेंट की अपोजिशन जो है अब वो स्ट्रांग होती गई। यानी कि अब लिबरल्स के अपोजिट में बहुत ज्यादा लोग हो गए, और जो लिबरल्स के अपोजिट में थे वो स्ट्रांग बनते गए। तो फाइनली द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। तो अब ये पार्लियामेंट का कंसेप्ट जो है खत्म हुआ था। इरोडेड मींस इट वाज डैमेज्ड, इट वाज worn डाउन, इट वाज worn अवे। ये अब जो है
डैमेज किया गया था। ये आइडिया ही, ये स्ट्रक्चर है कि पार्लियामेंट नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सो द इश्यूज ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। अब भी एक कॉन्फ्लिक्ट था, अब भी एक मसला था, वो लेडीज लोगों का मसला था कि लेडीज लोगों को राइट टू वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वुमेन हैड फॉर्मेड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस। इस हक को, इस राइट को ये करने के लिए, लेने के लिए वुमेन्स ने अपनी पॉलिटिकल फॉर्म्स, अब एसोसिएशंस बनाई थी। इन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना शुरू कर दिए थे, जिनमें उन्होंने राइट अप्स या आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए थे अपने हुकूक के लिए। तो वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। वुमेन्स को जो है उतना ज्यादा राइट नहीं दिया गया था असेंबली में या पार्लियामेंट में। एक ही मिनट है मीटिंग का, यहाँ पे इख्तिताम हो जाएगा पॉइंट नंबर 9 पे। वुमेन्स को हक नहीं था। Monarchs were beginning to realize that the cycle, if revolution and repression, could be ended by granting concessions to the liberal national movement. तो फिर लड़ीज आगे आए थे। किस लिए? उनको अपने हक और हुकूक चाहिए थे। फिर उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी तर्ज पे डिफरेंट मूवमेंट्स चलाए, डिफरेंट रेवोल्यूशंस चलाए।